गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। जरा बच्चे बड़े कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। यार ये आगरा के बच्चे हैं क्या? क्या सारे इकट्ठे हो गए हो क्या? नीट, कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, सब इसी में है क्या? तो ये क्या अलग कुछ ज्यादा दिख रहे हैं आज? कुछ नए बच्चे? अच्छा, आज ही बढ़ गए? अरे ये कौन कौन बच्चा आज फर्स्ट क्लास आ रहा है, फर्स्ट क्लास में आ रहा है? दो दो बच्चे नए हैं। तो तुम लोग कहाँ थे यार अब तक? अबे आगरा में तो थे, लेकिन अब तक कहाँ थे? इतने लेट क्यों आए? अभी कराया एडमिशन? अच्छा, ऑल द बेस्ट। ये जो इंदिरापुरम है, इंदिरापुरम में जो बच्चे उधर कोने में बैठे हैं यार, वो दिखाई नहीं दे रहे। सेंटर में आओ या तो। हाँ, सेंटर में आ जाओ, उधर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। और जो आगे आरुषा बैठी है, क्या आरुषा तुम भी दिखाई नहीं दे रही बेटा? बिल्कुल बहुत ही सामने। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें कंफर्टेबल है, सामने दिखाई दे रहा है सब स्क्रीन वगैरह? यस सर। ठीक है। और इधर जो पीछे बच्चे बैठे हैं, तुम लोग को भी स्क्रीन दिखाई देती है भाई इतने पीछे से? शाबाश। चलिए, हम लोग कहाँ पर थे लास्ट क्लास में? प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरम। स्पंदना जोशी, स्पंदना तुम कहाँ से ज्वाइन कर रही हो बेटा? स्पंदना यस सर। कहाँ से हो बेटा? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन? अच्छा, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो? कौन सा सेंटर है? पता नहीं सर। आज मेरा फर्स्ट क्लास है सर, एडमिशन आज। अच्छा, तुम कहाँ पर इस टाइम रहते, कहाँ पर हो? कहाँ से, किस घर में, कहाँ से क्लास? हैदराबाद से। हैदराबाद से क्लास कर रहे हो? ओके, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी हमने स्टार्टिंग के पोर्शन को डिस्कस किया था। मेन पॉइंट जो डिस्कशन का था, दैट वाज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई थी, साथ ही साथ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बारे में डिस्कशन किया था, और थोड़ा सा क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब आज जो मुझे लगता है वो इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो डिस्कशन में आएगा, दैट इज बोर्स मॉडल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आईआईटी में और नीट में बोर्स मॉडल पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस मॉडल की रिक्वायरमेंट कहां से आ गई। मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये मॉडल हमारे सामने आया? तो जैसे एक बच्चे ने क्लास की स्टार्टिंग में पूछा था मुझसे कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर सारे मॉडल गलत ही हैं तो हम पढ़ते क्यों हैं? तो मैंने उस दिन भी उसको ये जवाब दिया था, आज फिर यही जवाब दे रहा हूं कि गलत मॉडल को ही पढ़कर ये पता चलता है कि जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स के ऊपर काम करके एक नया मॉडल तैयार किया जाए। दैट मींस एक मॉडल आया जिसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों के ऊपर कोशिश की गई और एक नया मॉडल प्रोड्यूस किया गया। यही वजह है बोर मॉडल के आने का, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल जो इससे पहले था उसमें कुछ कमियां थी। अब रदरफोर्ड मॉडल की जो सबसे बड़ी दो कमियां हैं, मैं उनके बारे में जरा सा एक सेकंड का डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं बोर मॉडल क्यों पढ़ने जा रहा हूं। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी, मैं वो लिख के तुम्हें दे भी दूंगा। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी इससे पहले आ चुकी थी, और इस मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी ये कहती थी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड है, यानी कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। ये रूल है,
और उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। यानी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी ये पहले ही प्रूव कर चुकी है, इसका बोर मॉडल से या रदरफोर्ड मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। वो थ्योरी ये प्रूव कर चुकी है कि एनी एक्सिलरेटेड चार्ज बॉडी, कोई भी एक्सिलरेटेड चार्ज बॉडी, इट रेडिएट्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कोई भी चार्ज बॉडी अगर एक्सिलरेटेड है तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करेगी, एनर्जी एमिट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, और इसकी वजह से उसकी खुद की एनर्जी कम होती जाएगी। ये बिल्कुल एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी मैक्सवेल ने प्रोड्यूस की है, उससे बिल्कुल अलग बात कर रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका बोर मॉडल क्या, रदरफोर्ड मॉडल क्या। लेकिन जब ये थ्योरी आई तो रदरफोर्ड के मॉडल को एक बड़ा जबरदस्त धक्का लगा। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक, अब अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो क्या ये एक्सिलरेटेड बॉडी है? ये एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या कोई बताएगा कि ये एक एक्सिलरेटेड बॉडी है? ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या ये एक एक्सिलरेटेड बॉडी? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से इस सर्किल में मूव करे या इस ऑर्बिट में मूव करे तो क्या आप इसको एक्सिलरेटेड बॉडी बोलेंगे? क्यों? शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यानी आप भले ही कांस्टेंट स्पीड से क्यों ना मूव कर रहे हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है, जिसकी वजह से मैं आपको एक एक्सिलरेटेड बॉडी जरूर बोलूंगा। और अगर आप एक एक्सिलरेटेड बॉडी है तो मैक्सवेल की वो थ्योरी आपके ऊपर अप्लाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और अगर ये एक एक्सिलरेटेड बॉडी है तो ये पक्का एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड दैट वाज फिजिक्स की थ्योरी। तो ठीक है सर, वो थ्योरी अगर प्रूवन थ्योरी है तो वो यहां पर भी अप्लाई होगी। अब होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक एक्सिलरेटेड बॉडी है जो कि एक चार्ज बॉडी है, तो ये अगर मूव करेगा तो ये लगातार रेडिएशन एमिट करेगा और इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो ये कह रहे थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आदमी चक्कर काट रहा है, वो कह रहा है अगर ऐसा होता, रदरफोर्ड के मॉडल को अगर मैं सही मानूं तो अगर ऐसा होता है तो ये तो बिल्कुल साफ समझ में आता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे वैसे वो एनर्जी एमिट करेगा, और अगर वो एनर्जी एमिट हो रही है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। यानी अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी को, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी को सही मान रहा हूं जो कि प्रूवन थ्योरी है, तो रदरफोर्ड का ये मॉडल एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका है, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो एक्सिलरेटेड बॉडी अगर चक्कर काट रही है तो वो लगातार रेडिएशन एमिट करेगी, और अगर वो रेडिएशन एमिट करती है तो उसकी खुद की एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा वो गिरते घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। यानी रदरफोर्ड इस बात को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इस सदमे से उसका अंत हो गया। मतलब ऐसी मजाक कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसने अपना एक मॉडल दिया। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि यार ये तो मॉडल गलत हो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन यार इसने फिर भी एक पिक्चर तो क्रिएट की ना, एक रफ आइडिया तो दिया कि एटम एक ऐसी चीज है जिसमें सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। ये एक रफ आइडिया मिलता गया। हाँ ठीक है, इसके अंदर कुछ कमियां थी और उन कमियों में जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि रदरफोर्ड का मॉडल मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा ड्रॉबैक जिसके बारे में सिर्फ मैं बोलूंगा, ये दोनों पॉइंट्स अभी मैं लिख के दे देता हूं, सिर्फ बोलूंगा, इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि अभी कोई भी डिस्कशन करने का फायदा नहीं है। इसी चैप्टर में आगे इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा। रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं जानता। बस मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हमें इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी है। इसी चैप्टर में जब आगे ये बात आएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या बोला था मैंने। यानी एक्चुअली जो मेन कमी है रदरफोर्ड मॉडल में वो ये दो कमियां। पहला कमी तुम्हारे सामने है, तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या आज? तो पहला जो ड्रॉबैक आ रहा है वो यही ड्रॉबैक आ रहा है कि दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। ये वही वाली कहानी। और क्या मैक्सवेल की थ्योरी थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लूजेस इट्स टोटल एनर्जी। ये थी थ्योरी। और अगर ये थ्योरी सच है, जो कि प्रूवन थ्योरी है, तो रदरफोर्ड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अगर ऐसा है तो उसका इलेक्ट्रॉन जिसको आप
आप एक्सिलरेटेड बॉडी कहते हैं, वो लगातार एनर्जी एमिट करेगा और एमिट करने से उसकी खुद की एनर्जी कम होती जाएगी, उसका रेडियस छोटा होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा, जैसा केस नहीं होता, हम सब जानते हैं। यानी पहला जो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल का, वो ये ड्रॉबैक है जिसको रदरफोर्ड बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं जानता। वो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं जानता। वो ये हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक लाइन स्पेक्ट्रम जैसा कैसे प्रोड्यूस कर पाता है, रदरफोर्ड को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। यानी अभी के लिए हम कम से कम पहला पॉइंट तो याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट को सिर्फ एक बार याद कर लेते हैं कि ठीक है, अगर कोई पूछे ड्रॉबैक क्या है, बट इसी चैप्टर में जरा सा आगे जाने पर ये लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा, तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन अभी के लिए हम उस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। यानी रदरफोर्ड ने एक बढ़िया मॉडल दिया, एक ऐसा मॉडल जो कि मेरे ख्याल से एटम्स की डिस्कवरी में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस मॉडल ने ही कुछ कमियों के साथ बाकी मॉडल्स को एक तरह से देखा जाए तो पैदा किया कि भाई बाकी लोगों ने सोचना शुरू किया कि अच्छा ये कमी है तो इसको दूर करते हैं, ये कमी है तो इसको दूर करते हैं। तो अगर कहा जाए बेसिक मॉडल, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल एक जबरदस्त मॉडल था जिसके अंदर कुछ कमियां थी और उन कमियों में सबसे बड़ी ये दो कमियां हैं। और वाकई में रदरफोर्ड को इन दोनों कमियों के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। हाँ, अब क्योंकि कमियां हैं तो इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला गया और नए मॉडल मेरे सामने आए, जिसमें सबसे बढ़िया मॉडल था बोर मॉडल। तो आज का जो डिस्कशन है वो इस बोर मॉडल से रिलेटेड है। अगर तुम लोग को यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हो तो हम बोर मॉडल पे स्विच करते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो बेटा। सर कैथोड रेज की सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है? हाँ बिल्कुल याद करनी है। अब सारी तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे उसमें जो है कुछ मंत्र याद करने हैं। अबे एक प्रॉपर्टी वो सीधी चलती है, वो घूमती है, उसमें मास होता है, वो टेढ़ी, अरे 4-5 तो फर्जी प्रॉपर्टी है, उसमें याद क्या करना है? सारी 8-10 लिखी थी। अरे तो 8-10 कर लेना यार, वो सारे कुछ है नहीं ऐसा, कुछ ज्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं उसके अंदर। तुम पढ़ोगे वो 8-10 है तो 8-10 याद करनी। मैंने पहले ही बताया था जो पहला टेस्ट होगा तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट, उसमें कम से कम 20 सवाल डालूंगा मैं इसके। मजा आ जाएगा तुम्हें कि बहुत बढ़िया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और वही सब जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमने भी तुम्हें स्लाइड्स में लिख के दे दी हैं, एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। कैथोड रे एनोड रेस की प्रॉपर्टीज, थॉमसन वाला जो तरबूज वाला मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल, ये इन चीजों पर एग्जाम में 2-4 सवाल जरूर पूछे जाएंगे ताकि ये पता चले कि तुमने पढ़ा। ठीक है ना सर? और ये बेसिक्स है, मतलब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ है, तुम्हें समझ में आएगा। कैथोड रे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट कर जाती हैं, इनमें मास होता है क्योंकि ये पैडल व्हील को घुमा देती हैं। पढ़ा है किसी ने ये सब चीजें? यस सर। ये तो बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, इसमें बेकार की बातें मत करो, बड़ा सिंपल है एकदम। ठीक, अच्छा खैर, अब ये बताओ यहां तक की चीजें अगर क्लियर हो तो हम आगे डिस्कशन करते हैं, बोर्स मॉडल को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यस सर। है। ये पीछे चारों एक साथ बैठ गए, ये इंदिरापुरम वाले, कुछ खास चल रहा है क्या पीछे? सर वो सही से दिखना था ना। अच्छा सही से देखना है, अच्छा अच्छा। तो आरुषा को तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा बेचारी। और ये आगरा वाले, ये जो तुम लोग ऐसे पीछे लाइन से खंबे के पीछे भी कोई बैठा है क्या? अच्छा ठीक। अब स्पंदना, कुछ अब तक जो हमने किया है वो कुछ समझ में आ गया कि कहां तक कर चुके हैं हम लोग? हाँ सर, समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब बोर्स मॉडल स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल में सबसे पहली बात, एक चालाक आदमी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बोर साहब बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने बहुत साफ इन बातों को अपने मॉडल से हटाया है। बोर साहब का मानना क्या, पहले मैं बोल देता हूं फिर मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं। बोर साहब का मानना यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा आप कह रहे थे कि वो मूव करेंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी के कम होने से उनके सर्कुलर पाथ की रेडियस छोटी होती चली जाएगी और वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल। बोर बहुत चालाक था। बोर ने कहा अच्छा अच्छा ऐसी दिक्कत आती है तो हम आपको एक नया मॉडल देते हैं। बोर ने क्या बोला? बोर ने ये बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन वो जो सर्कुलर पाथ्स हैं वो खास पाथ्स होने चाहिए, वो स्पेशल पाथ्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आप किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। बोर का मानना यह है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो उन ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकता है या उन पाथ्स को ही ट्रैवल कर सकता है जिन पाथ में ट्रैवल करते वक्त वो एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा, और वो पाथ्स स्टेशनरी पाथ्स के नाम से जाने जाएंगे।
ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स के नाम से जाने जाएंगे। यानी रदरफोर्ड के इस मॉडल की इन कमियों को देखते हुए बोर ने अपने मॉडल में कुछ खास चीजों को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट है स्टेशनरी ऑर्बिट्स का होना। यानी बोर का मानना यह है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन सिर्फ उन रास्तों पर मूव करेंगे जिनको आप स्टेशनरी पाथ बोलेंगे या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। और स्टेशनरी ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट्स होंगे? ऐसे ऑर्बिट्स जहां मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट नहीं करेगा। पहला पोस्टुलेट लोगों ने कर लीजिए, आपने तो खेल ही खत्म कर दिया पूरा, कि आपने एनर्जी एमिट करने वाले जो ड्रॉबैक है उसकी बात ही खत्म कर दी कि ठीक है हर जगह मूव करना ठीक नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है न्यूक्लियस के चारों तरफ, कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, क्योंकि वहां मूव करते वक्त तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। एंड दैट पाथ्स और सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। सर ये अज्यूम करा था ना, ये अजम्पशन ठीक, सेकंड पोस्टुलेट। लेकिन अब उसने उस स्टेशनरी पाथ को डिफाइन भी किया है। कैसे डिफाइन किया? स्टेशनरी पाथ न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर ऑर्बिट है जहां मूव करते वक्त उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। मैं तुम्हें बताता हूं क्या कहना चाह रहे हैं, वो मैं तुम्हें लिख के भी दे देता हूं, बट पहले मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये बता दूं। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी, उन कमियों के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि पहली बात, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं पोस्टुलेट्स की बात करूं तो जो पहला पोस्टुलेट है बोर मॉडल का वो ये है, जिसको आप स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दे सकते हैं। दिस इज स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आप मूव कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जहां मूव करते वक्त आप एनर्जी एमिट नहीं करेंगे। और ऐसे ऑर्बिट जहां मूव करते वक्त आप एनर्जी एमिट नहीं कर रहे हैं, आप उनको स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दें। अच्छा, फिर लोगों ने पूछा कि ये कौन सी जगह है जहां मूव करते वक्त आप एनर्जी एमिट नहीं करते? उसने कहा इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाएगा, और ये वो ऑर्बिट्स होंगे जहां पर मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, क्या इस बात को सब लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है क्या? अच्छा ठीक है, क्या मोमेंटम जानते हो एमवी होता है? यस सर। और अगर मोमेंटम एमवी है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो रेडियस से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। यानी कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एमवी इंटू आर से कैलकुलेट किया जाता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, दिस शुड बी इक्वल टू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। यानी n की वैल्यू 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकती है। यानी क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि अगर आपसे ये कहा जाए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा सबसे पहले, तो आप जरा समझना, ये न्यूक्लियस जो सबसे पहला सर्कुलर पाथ होगा जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जिसको आप स्टेशनरी ऑर्बिट कहने जा रहे हैं, वो कौन सा पाथ होगा? तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां घुमाना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां मूव करना स्टार्ट करेगा तो मैं इलेक्ट्रॉन से ये पूछूंगा कि ये बताइए आपका एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो इलेक्ट्रॉन अपना एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा? अपने मास को, अपनी वेलोसिटी को और इस रेडियस को मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है? जब वो मल्टीप्लाई करके एंगुलर मोमेंटम निकालेगा तो वो एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर आना चाहिए अगर आप पहला ऑर्बिट ढूंढ रहे हैं। ठीक, समझ में आई बात? क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा आपको। तो उसने अपना एंगुलर मोमेंटम निकाला और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के बराबर नहीं आई। h समझ में आ रहा है? वही प्लैंक्स कांस्टेंट, वो h/2π के बराबर नहीं आया। अगर h/2π के बराबर नहीं आया तो ये पाथ, जिस पाथ पे आप इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं हो सकता। ठीक है? उसने कहा भाई मैं यहां नहीं नाचूंगा। क्यों? क्योंकि यहां नाचूंगा तो एनर्जी एमिट करूंगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम यहां मत नाचो। अब ये कहीं और नाचेगा। कहां नाचेगा? अब उसने दूसरा पाथ चूज करने की कोशिश की। चलिए यहां घूमने की कोशिश करते हैं। जब उसने यहां घूमना स्टार्ट किया तो मैंने कहा अब तुम अपना एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो। उसने यहां घूमते वक्त अपना एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया और वो h/2π के बराबर आ गया। जैसे ही वो h/2π के बराबर आया, उसने फौरन बोल दिया भैया ये मेरा पहला ऑर्बिट है, मैं इसी ऑर्बिट में चक्कर काटूंगा। दिस इज n = 1। ये मेरा पहला स्टेशनरी ऑर्बिट है। अब सोच के जवाब देना, न्यूक्लियस और फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में क्या और सर्कुलर पाथ्स नहीं है? है सर। इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ्स हैं, इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, लेकिन वो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पाथ्स में मूव करते वक्त उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम वो h/2π के बराबर नहीं। क्लियर है यहां तक?
अब उस इलेक्ट्रॉन से मैंने कहा कि ये तो तुम्हारा पहला रास्ता है, क्या कोई और घर हो सकता है जहां तुम घूम सकते हो? कह रहा हाँ, दूसरे घर में घूमूंगा। मैंने कहा दूसरा घर कौन सा घर होगा? कह रहा दूसरा घर मेरा दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। मैंने कहा वो दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट करोगे? कह रहा अरे एमवीआर की वैल्यू 2h/2π के बराबर होनी चाहिए फॉर सेकंड ऑर्बिट। बताओ समझे बात? यस सर। अब उसने फिर घूमना शुरू किया। अब वो सबसे पहले यहां नाचना शुरू करेगा। जब वो यहां घूमना शुरू करेगा तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई ये बता, तेरा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या 2h/2π आ रहा है? कह रहा नहीं यार, यहां घूमने से तो नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कहीं और चक्कर काटो। अब वो कहीं और चक्कर काटना स्टार्ट करेगा। क्या यहां उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 2h/2π आ रहा है? उसने कहा नहीं आ रहा है। अब उसने कहीं और घूमना स्टार्ट किया। अब सपोज वो यहां घूमना स्टार्ट करता है और यहां उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम वो 2h/2π के बराबर आ जाता है। और जैसे ही वो 2h/2π के बराबर आता है, ये सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दे देगा। क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बीच में सर्कुलर पाथ्स नहीं है? है सर। इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां मूव करते वक्त वो एनर्जी एमिट करेगा और मैक्सवेल की वजह से सारा खेल खराब हो जाएगा। यानी बोर मॉडल कहता क्या? बोर मॉडल एक चालाक इंसान है। उसने कहा भाई ऐसा एनर्जी एमिट की दिक्कत आ रही है, छोड़ो ना यार, ऐसे पाथ्स डिफाइन करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां मूव करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन पाथ्स को स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया जाएगा। और उन स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन कैसे किया गया? दोज ऑर्बिट्स इन विच द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, दोज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी फॉर n इज इक्वल टू 1 दैट विल बी द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, फॉर n इज इक्वल टू 2 इट विल बी द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट होगा जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते वक्त जिसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम वो 3h/2π के बराबर होगा। बताओ सब लोगों को यहां तक क्लियर हुई बात? यानी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जल्दी से बताओ कितना होगा? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना निकल के आएगा? सर NH/2π। क्या बाय 1h/2π, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए ठीक है सर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए NH/2π, फॉर सेकंड h/π। बिल्कुल सही है, फॉर सेकंड इट विल बी 2h/2π, दैट इज h/π, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहां उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 5h/π है, क्या बता सकते हैं ऐसा कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 5h/π हो? यस सर, फिफ्थ हो सकता है ऑर्बिट। सर, वो 10th ऑर्बिट होगा, वो 10th ऑर्बिट में मूव कर रहा है क्योंकि 10th ऑर्बिट में उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 10h/2π होगा, एंड 10h/2π इज 5h/π। बताओ समझ में आई बात? ये भी सवाल पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट से कूदकर नीचे गिर रहा है जहां उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 5h/π से 5h/2π हो गया। ये सवाल आ गया। बताइए कहां से कहां गिर रहा है? 5h/π से 5h/2π 10 से 5 में आ रहा है सर, वो 10 से 5 में आ रहा है। इसका मतलब 10th ऑर्बिट से वो कूद कर कहां आ रहा है? 5th ऑर्बिट। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले मुझे स्टेशनरी ऑर्बिट, पहला पोस्टुलेट जो बोर ने दिया, व्हाट इज स्टेशनरी ऑर्बिट? ऑर्बिट इन विच जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इट विल नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, दोज ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी ऑर्बिट। इस स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन कैसे किया जाता है? दोज ऑर्बिट्स जहां पर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। सो द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट विल द ऑर्बिट इन विच ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम विल बी 1h/2π, द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी द ऑर्बिट इन विच द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम विल बी 2h/2π, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये दो पोस्टुलेट हो गए बोर के। यहां तक समझ में आई बात? यस सर। स्पंदना समझ में आया बेटा यहां तक? हाँ सर, समझ। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, थर्ड पोस्टुलेट, जिस पर ज्यादा आगे के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है, ये सारे पोस्टुलेट्स मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं, लिख के लाया हूं मैं, वो तुम्हें दे दूंगा अभी। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जब भी कभी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। दिस इज माय थर्ड पोस्टुलेट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, सपोज n2 ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा। दिस इज एमिशन ऑफ एनर्जी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है तो
तो ऐसा वो तभी कर पाएगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एंड दिस इज लॉजिकल। लॉजिकल क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है और नीचे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यार ये क्या लॉजिक है? नीचे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, ऊपर इलेक्ट्रॉन की, नीचे ऊपर समझ में आ रहा है? जो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट्स है उसमें एनर्जी कम, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से दूर, न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जा रही। लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहता है? इलेक्ट्रॉन वहां रहना चाहता है जहां वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा टाइटली बाउंडेड, और न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा टाइटली बाउंडेड कहां होगा? न्यूक्लियस के पास। इसका मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो उसकी एनर्जी सबसे कम, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन को भेजना हो तो एनर्जी देनी होगी या वो एनर्जी एमिट करेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि लोअर में उसकी एनर्जी कम है। जब उसको हायर एनर्जी लेवल पे, सपोज नीचे 20 है, ऊपर 50 है, अब 20 से 50 करने के लिए क्या करें? हम देंगे या वो देगा? देंगे सर। हम देंगे। तो दैट मींस 20 से 50 करने के लिए आपको 30 एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। सो दैट मींस दैट विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा, और ये एमिशन या ये एब्जॉर्प्शन हम कल डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। और यही थर्ड पोस्टुलेट है। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट क्या है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो उसको एनर्जी देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। क्या नाम था उस पैकेट का? फोटॉन। समझो सब लोग। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो एनर्जी एमिशन हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू En2 माइनस En1 एंड इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। सिमिलरली ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इट इज अगेन En2 माइनस En1 which is equal to hc by lambda, because this is the energy of photon। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस लेवल से किसी भी लेवल पर जाता है या किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पर आता है, तो उन दोनों लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस एक बंडल के फॉर्म में बाहर फेंक दिया जाता है, और उस बंडल को फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी hc by lambda से निकाली जाती है। एंड दिस इज माय थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। सब लोग एक एक करके सारे पोस्टुलेट समझने की कोशिश करें। और ये तीसरा पोस्टुलेट न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज्यादा यूज अभी हम करेंगे। अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो भी समझ में आ जाएगा आगे, लेकिन फिर भी दिमाग में क्या बात रखनी है, आप ऊपर है, आपको नीचे आना है, तो आप एनर्जी एमिट करेंगे। यानी कहने का मतलब 50 से 20 में आएंगे तो क्या होगा सर? 30 एनर्जी बाहर आ जाएगी। किस फॉर्म में बाहर आएगी ये समझ लो। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है जो भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होगी, वो फोटॉन 30 एनर्जी का फोटॉन एमिट होगी। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, और वो एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में होगी। और जो भी इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन्स जब भी ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, या तो वो फोटॉन एमिट करेंगे या वो फोटॉन एब्जॉर्ब करेंगे। वो एनर्जी जो भी वो एमिट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होगी? फोटॉन्स के फॉर्म। और एक फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है? hc by lambda। इसके तो पैकेट्स रेडिएशंस होंगे, मतलब जो बिल्कुल वो पैकेट रेडिएशंस होंगे जिनको आप एनर्जी का पैकेट बोलते हैं, जिसकी एनर्जी hc by lambda से डिफाइन। फिर उसी से एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह होगा ना डिराइव? उसी से एमिशन स्पेक्ट्रम बनने वाले हैं। बिल्कुल। सोचो ये पैकेट जो बाहर निकल के आ रहे हैं, अगर मैं इन पैकेट को स्पेक्ट्रम में बना दूं, छाप दूं, एक पैटर्न तैयार कर लूं, तो स्पेक्ट्रम बन जाए। हम इसी स्पेक्ट्रम के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये चीजें रदरफोर्ड को समझ में नहीं आती, क्योंकि रदरफोर्ड को तो पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करते हैं, नीचे से ऊपर जंप करते हैं, फोटॉन्स एमिट करते हैं, और इन फोटॉन्स का एक पैटर्न बनता है जिसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। रदरफोर्ड को इस बारे में कोई नहीं पता, लेकिन बोर ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। कुछ समझ में आया? चल के और को भी कुछ चीजें पता नहीं होंगी। हाँ सही कह रहे हो। बताओ यहां तक समझ में आई बात? आगरा में किसी को कुछ पूछना है? लवली, लवली आयो बेटा तुम आज? यस सर। कोमल, यस सर। समझ में आया? कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो?
तो अब थोड़ा सा तो अब ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा सा नया सा लग सकता है, बट यही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यही बोर्स के पॉस्टुलेट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। पहला पॉस्टुलेट यही कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनिट एनर्जी, जिनकी एनर्जी फिक्स है। As long as the electron occupy a definite energy level, it does not radiate out energy, and these are known as stationary orbits. हम इसी बारे में बात कर रहे थे, यही मेरा फर्स्ट पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिट्स में मूव करेंगे वहां रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे, ऐसे ऑर्बिट्स स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाने जाएंगे, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स हो, ठीक, जिनको आप स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। फिर लोगों ने पूछा भाई स्टेशनरी ऑर्बिट किसको बोलते हैं, तो सेकंड पॉस्टुलेट आ गया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिनको आप स्टेशनरी बोल रहे थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, आप उसी को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। यानी अगर आपका एंगुलर मोमेंटम h/2π है, सो देन यू आर मूविंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट। इफ इट इज नॉट इक्वल टू h/2π, दैट मींस ये फर्स्ट ऑर्बिट नहीं हो सकता। सेकेंड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2π, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4h/2π, सो ऑन होना चाहिए। अगर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो आप गलत जगह टहल रहे हैं, आप एनर्जी एमिट करेंगे और न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे। यानी रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को बोर ने बड़ी चालाकी से दूर किया। उसने कहा एनर्जी एमिट करते हैं, इसने कहा छोड़ो, हर जगह नाचेंगे ही नहीं, सिर्फ उन जगहों पर नाचेंगे जहां नाचते वक्त एनर्जी एमिट नहीं करते, बात खत्म हो गई। दूसरा पॉस्टुलेट ये। तीसरा पॉस्टुलेट वही जो एनर्जी के बारे में कि अगर आप एनर्जी खाते हैं तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया हो तो हम बोर मॉडल के अब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पर स्विच करते हैं, जिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। सर वो पीछे हाइड्रोजन क्या लिखा? हाइड्रोजन पिछली स्लाइड पे सर। पिछली स्लाइड पे कुछ उल्टा सीधा लिख दिया होगा यार, कहां पर? ये ऊपर कह रहा हूं, ये अभी सिर्फ इतना लिखा है कि बोर का मॉडल इन लोगों पे एप्लीकेबल, हाइड्रोजन पर, हीलियम प्लस पर, लिथियम +2 पर, बेरिलियम +3 पर, बोरॉन +4 पर, सोडियम +10 पर। क्यों? हम इस बारे में भी बात करते हैं। मतलब तुम अगर पता नहीं पहचान पा रहे हो कि नहीं, दे ऑल आर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये अगर पहचान पाओ तो तुम देखो, ये पहचान पाओ, दिस हाइड्रोजन इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम के पास 2 होते हैं, हीलियम के पास 2 होते हैं, लेकिन प्लस का मतलब एक लूज कर दिया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? लिथियम के पास 3 होते हैं, कितने लूज किए? तो अल्टीमेटली इट इज आल्सो, यानी दे ऑल आर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दे ऑल आर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सारे लोग यानी द बोर्स मॉडल के जो भी अब आप डेरिवेशंस करने जा रहे हैं वो सब के सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल हो। उसका रीजन होगा, वो भी तुम्हें बताएंगे। आगे बढ़े अब, चलिए ठीक है, अब आते हैं काम की बात पर, एंड दैट इज मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और शायद इसी को ही करना था हमें आज की क्लास में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो जैसा बोर साहब ने बोला है वैसे ही मान लेते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस ले लेते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, मान लीजिए nth ऑर्बिट में। यानी एक nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, और इस ऑर्बिट की रेडियस सपोज r। अब बोर का मॉडल अप्लाई करते हैं। तुम थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं हम इसके अंदर, यानी क्या ये बोर बता सकता है कि जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है? जिस वेलोसिटी के साथ वो चक्कर काट रहा है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? जिस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, इस ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब बोर कैलकुलेट करके दिखाता। एक एक करके बात करते हैं। क्या ये कहना ठीक है कि इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है इसके ऊपर 2 तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसमें एक फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, पता नहीं तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, मानते हो? इस न्यूक्लियस का अगर एटॉमिक नंबर, इस एटम का अगर एटॉमिक नंबर Z है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन सर अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर चला जाएगा? नहीं, सर्कुलर पाथ में घूमने वाले आदमी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। बताओ, समझे बात? इसका मतलब ये हुआ सर, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होगा mv² by r। याद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² by r होता है, ये पता है तुम लोगों को?
यस सर। जिनको नहीं पता है वो याद कर ले, एक फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, दैट इज mv²/r, और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। यहां तक ठीक है? चलिए तो हम पहली इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बनने जा रही है फोर्स बाहर की तरफ बराबर फोर्स अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है mv²/r और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी से निकाला जाएगा कि जब दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखी हो तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स किस इक्वेशन से निकलता था? k q1q2/r²। याद आया? अब जरा Q1 Q2 की वैल्यू डाल देते हैं। K इज अ कांस्टेंट, Q1 इज द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज Ze। पहचान पाए? अगर Z प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज कितना होगा? Z इंटू E, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q2 होगा, दैट इज E डिवाइडेड बाय r²। ये मेरी पहली इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया? यानी जो मेरी पहली इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है? mv²/r, दिस इज इक्वल टू k Ze²/r²। ये मेरी पहली इक्वेशन। है कहां से आवाज आ रही थी? ओजा कर रहा है ये? तो बताओ, ये यहां तक की बात समझ में आ गई? यानी एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, वो जो डॉट सा बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन सीधा दूसरी शेल चेंज कर रहा है कैसे 90 डिग्री पे? डॉट मतलब ये? यस सर। नहीं, ये तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई है मैंने, ऐसे नाच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो सर वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ही नहीं होगी वेलोसिटी की तो। कि कौन बड़ा कौन रहा है? एक वो साहब अपनी शक्ल, अच्छा अच्छा अच्छा, ओह, हम मैं समझ ही नहीं पाया, मुझे समझ लेना चाहिए था। हाँ बोलो दोस्त, क्या जानना चाह रहे हो? सर हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज। इलेक्ट्रॉन शेल चेंज कर रहा है ना अपनी। इलेक्ट्रॉन शेल चेंज कर रहा है? पूछ रहा हूं मैं। नहीं, क्यों पूछ क्यों रहे हो तुम इतना गंदा सवाल? एमिशन में चेंज होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके तो हम तो एमिशन और अब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्टेशनरी ऑर्बिट में नाच रहा है। चेंज क्या कर रहा है इसमें? अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये हायर ऑर्बिट, समझ पाए कि नहीं? अभी अभी की सिचुएशन समझ में आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट nth ऑर्बिट में, द ऑर्बिट का नंबर इज n, nth ऑर्बिट में नाच रहा है विद वेलोसिटी v एंड द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज r। ये कहानी। अरे तुम बाकी लोग समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हो रहा है? तो उसने कहा ठीक है सर, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर हम दो बातें करते हैं, एक अंदर वाला फोर्स, एक बाहर वाला फोर्स। अंदर वाला अट्रैक्टिव फोर्स होगा ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाहर वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं, खूबसूरत इक्वेशन तैयार हो जाएगी। यहां तक ठीक है? समझ में आ गया? अब सर एक गड़बड़ क्या है सर? इस पूरी इक्वेशन में के जो है कांस्टेंट होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, ये तो आसान हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, हमें पता। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी इसके अंदर तमाम कांस्टेंट्स हैं, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो वेरिएबल। क्या क्या? एक वेलोसिटी और एक रेडियस। क्या मतलब हुआ सर? अगर आप इसकी ऑर्बिट का नंबर बदल देंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी और रेडियस भी बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ यू हैव टू अननोन्स v एंड r एंड यू हैव ओनली वन इक्वेशन। एक इक्वेशन से v और r दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगी, और वो एक इक्वेशन तो पहले ही मिल चुकी है। mvr is equal to nh/2π। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। हालांकि तुमसे ये कहना कि तुम क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके r और v की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। कर पाओगे ऐसा कुछ? इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल के दिखाओ, उसके बाद v की वैल्यू निकाल के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ k m z e। ये देखिए, है कर सकते हो? मतलब कोई बड़ा काम नहीं है। मतलब दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स है v एंड r, तो आपको v और r सॉल्व करना है, तो ऐसा कोई कमाल नहीं है। मतलब हम ही करके दिखा देते, तुम क्या ही करोगे। v की वैल्यू जरा r के टर्म्स में निकालते हैं, कितना आएगा? v इज इक्वल टू nh/2π
2 पाई एम आर, और ये v की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं। चलिए ये v की वैल्यू ऊपर पुट करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी? बस तुम्हें ये देखना है कि मैं कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर रहा हूं, इतना तो देख लोगे, है ना। तो यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर, अच्छा एक काम और करते हैं, आर से आर को कैंसिल भी कर देते हैं, एक आर कम हो जाएगा। चलिए एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, एम इंटू वी स्क्वायर। व्हाट इज वी स्क्वायर? वी स्क्वायर इज NH बाय 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है सर, ये एम वी स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ तो रही है। आ रही है। आ नहीं रही है? आवाज आ रही है? तुम लोग ना जब काम की बात होती है तो तुम टाइम पास करने लगते हो। ये पीछे ये तीनों नंबरी जो बैठे हैं, तुम यार तुम तो शरीफ थे यार, वो जो सबसे उधर, नहीं तुम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ वो वाला आदमी, वो तो शरीफ था। तुम इनके चक्कर में पड़ो, ये सब बदमाश हैं। और ये आगरा वाले भी आज बड़े मस्त लग रहे हैं। वैभव तो कुछ बोला ही नहीं। अब वैभव थोड़ा बच्चों को समझाओ। अब आवाज आ रही है? सर आ रही है मेरे को। सर क्लियर आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर नहीं आ रही तो हम सिर्फ ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, तुम देख लो बस, है ना। और अपनी कॉपी में भी लिखने की कोशिश करो। हम कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब गणित के स्टूडेंट्स हैं यहाँ, जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो सब मैथ साइड के हैं। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके एम और वी की वैल्यू निकालनी, वी और आर की, ये कलाकारी नहीं, इतनी देर में तो तुम्हें निकाल लेना चाहिए अपने आप। ज्यादातर बच्चे जो ऐसे हैं जिनको ये कर लेना चाहिए। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैंने इस सेकंड इक्वेशन से वी की वैल्यू आर के टर्म्स में रख के ऊपर रख दी, ताकि पूरी इक्वेशन आर के टर्म्स में बने और आर की वैल्यू आ जाए। ये देखिए यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए जरा, क्या ये आर जो है, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं, एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। इससे एक आर काट देते हैं। अब मुझे जल्दी से बता दो आर, और एक एम भी काट देते हैं। अब मुझे जल्दी से बता दो आर की वैल्यू कितनी आ रही है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से जो आर निकल के आ रहा है, दैट आर मस्ट बी इक्वल टू, कितना आ रहा है? आर इज इक्वल टू, कहां गया आर? ये आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये मेरा आ रहा है, एक बार चेक करके देख लो, यही आना चाहिए। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। nth ऑर्बिट है जहां उसकी वेलोसिटी v थी। द ऑर्बिट इज रेडियस इज n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। एक बार देख लो तुम। यस सर। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, ये जो रेडियस निकल के आ रही है, इसमें n की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल है? n वेरिएबल है सर। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो z है, ये z कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? z कांस्टेंट नहीं, ये भी वेरिएबल होगा, क्योंकि z हमारा एटॉमिक नंबर है। एटम बदलते रहेंगे, कभी हीलियम प्लस, कभी लिथियम प्लस 2, तो z की वैल्यू भी तो बदलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन प्रोटॉन तो बदलते रहेंगे, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन तो चेंज होते रहेंगे। यानी z की वैल्यू एटम के ऊपर डिपेंड करेगी। भाई घर में जो लोग बैठे हैं वो माइक ऑफ कर लें। ये जो पी पी की आवाज आ रही है, कहां से निकाल रहे हो? शाबाश, इंदिरापुरम गायब हो गया। चलिए खैर, तो ये समझ में आया। अच्छा दूसरी बात क्या कर रहे हैं, ये जो 4 है सर, ये तो कांस्टेंट होता है। पाई कांस्टेंट होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होने लग गया तुम्हारा, कांस्टेंट होगा। ये जो के है वो कांस्टेंट होता है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है इस एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कांस्टेंट है। ऊपर एच, एच
प्लैंक्स कांस्टेंट। सर इसमें दुनिया भर की चीजें हैं जो कांस्टेंट है। एक काम करते हैं, इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालते हैं और सीधे पुट कर देते हैं, बात ही खत्म, ताकि चीजें जो हैं वो थोड़ी आसान हो जाएं। चलिए तो एक काम करते हैं, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालकर यहां पुट कर देते हैं। एक एक करके सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज पहले लिख भी लेते हैं। चलिए ठीक है, तो रेडियस आ रहा है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बनता है, जिसमें h एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। सर रुक जाओ 1 मिनट। सर रुक जाइए। अबे आग लग गई क्या? रुक गए, क्या करें? तो फिर से बता दो क्या? सर लाइट इंदिरापुरम सेंटर दिख रहा है आपको उसमें? नहीं, नहीं दिख रहा है। हाँ सर, हाँ तो सर 2 मिनट वेट कर लीजिए बस। तो हुआ क्या है? लाइट गायब हो गई। सर फिर से पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। सर आ गए होंगे अब। अभी भी नहीं आयो, अब आयो। मतलब लाइट चली जाती है तो एकदम डार्क हो जाता है वहां। कोई वो नहीं लगा इमरजेंसी लाइट वगैरह? कोई ऐसे में किसी को चाटा आटा मार दे खींच के? चलो हमने तुम्हें वैसे आइडिया दे दिया है, मतलब तुम निकाल सकते हो दुश्मनी जिससे भी निकालनी हो। खैर, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही पुरानी इक्वेशन जो रेडियस की निकल के आई थी, वो इक्वेशन तो देख ले, दिखाई थी तुम्हें, n स्क्वायर h स्क्वायर, वो तो दिख गया था। वही इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी। अब मैं कर क्या रहा हूं, इस इक्वेशन में बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, बहुत सारे कांस्टेंट, तो मैं उन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को पुट कर देता हूं। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होगी, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको पता है ये। चलिए ठीक है, और देखते हैं। क्या मैं पाई की वैल्यू जानता हूं? हाँ सर, 3.14 रख दीजिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बिल्कुल सही कह रहे हो। के हमारा कांस्टेंट है जो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, जो कि कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सर दुनिया जानती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, और ये सारे कांस्टेंट्स मैंने यहां पुट कर दिए। इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू, अब तुम सोचो, अगर अगर ऑर्बिट का नंबर बदलता है, एटम का नाम बदलता है, तो क्या ये कांस्टेंट बदलेंगे? सर ये कांस्टेंट तो हमेशा यही रहेंगे। तो जब ये कांस्टेंट हमेशा यही रहेंगे, तो क्यों ना इस गंदे से एक्सप्रेशन में ये सारे कांस्टेंट्स पुट कर दिए जाएं और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में ले आया जाए। चलिए ये काम कर लेते हैं। तो सारे कांस्टेंट्स को अगर मैं पुट करूं तो ये एक्सप्रेशन तैयार होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड इंटू 10⁻⁻10 मीटर का, जिसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। यानी nth ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन की रेडियस हमेशा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड से निकाली जाएगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड z इज द न्यू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। बहुत सारे सवाल इस बार भी मेंस के पेपर में, और हर साल हम मेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि इतना सीधा सवाल एडवांस में नहीं आएगा कि रेडियस निकालो, ठीक है, लेकिन मेंस के पेपर में इस साल भी और पिछले साल भी हर साल इस रेडियस के कैलकुलेशन पे सवाल आते हैं। और किसी को अकल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग मत लगाओ, तुम्हें सिर्फ इतना बताना था कि पहले तो ये गंदी सी इक्वेशन निकल के आती है, और इस गंदी सी इक्वेशन में आप साफ देख लीजिए कि सर दुनिया भर के लोग जो है वो कांस्टेंट है एक्सेप्ट n स्क्वायर एंड z। सर ये दो लोग ऐसे हैं जो बदल सकते हैं, बाकी सारे लोग हमेशा कांस्टेंट होंगे। तो n स्क्वायर बाई z को तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, और बाकी सब लोगों की वैल्यू पुट करके एक सिंपल इक्वेशन तैयार कर ली, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है एंगस्ट्रॉम में निकल के आ रही है, यानी रेडियस की वैल्यू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम से कैलकुलेट की जाएगी। आप n की वैल्यू z की वैल्यू बताते रहिए, हम आंसर आपको देते रहे, खत्म। यहां तक समझ में आई बात? ठीक है। ये अगर अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आरुषा ठीक है बेटा? सुनाई नहीं दिया?
तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये तो आसान से एक्सप्रेशन है, इस पे सवाल भी आसान से बनेंगे, कुछ खास बात नहीं है, एन और जेड की वैल्यू पुट करते रहिए, आंसर निकालते रहिए, खत्म हो गया। अब इसमें एक दिक्कत है यार, जो मैंने एक आध किताबों के सवाल देखे, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूला तो बड़ा गंदा है, ये याद कैसे होगा, तो वाकई में मुश्किल तो है ही, लेकिन जिसको डिराइव करना आता है उसको वो एग्जाम में डिराइव भी कर सकता है। लेकिन अब इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता कि आप ये डिराइव करके देखें, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। नहीं तो एक काम और दिमाग में रखते हैं, 4 एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे रेडियस के, ठीक, इस तरह के गंदे गंदे, तो कम से कम इतना तो दिमाग में रखो ना कि जो रेडियस का एक्सप्रेशन बनेगा उसमें n स्क्वायर ऊपर होगा और z नीचे होगा। बात समझ रहे हो? तो जो 4 एक्सप्रेशंस होंगे, हो सकता है कि उनमें से एक ही ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें ऊपर n स्क्वायर है और नीचे z है, तो आप उसको टिक कर दीजिए। अगर एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शंस हुए जिसमें n स्क्वायर और z ऊपर नीचे है, तो अब ऊपर वाला ही सहारा है, और सहारा यही है कि या तो आप इस एक्सप्रेशन को पूरा याद करिए या फिर आप कम से कम डेरिवेशन सीख के चले जाइए। अगर एग्जाम में सवाल आया कि रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, या तो आप डिराइव करिएगा और नहीं तो ऊपर वाले का नाम लेकर उस ऑप्शन को टिक करिएगा जिसमें n स्क्वायर ऊपर है और z नीचे, क्योंकि ये कंफर्म है सर एक्सप्रेशन कैसा भी हो n स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, z नीचे होना चाहिए। हो सकता है एक ही ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें n स्क्वायर ऊपर z नीचे हो, आप उसे टिक कर दीजिए। मेरी बात सब लोग समझ गए ना? और नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सिर्फ इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, nth ऑर्बिट जिसका एटॉमिक नंबर z है, वो हमेशा 0.529 n स्क्वायर बाई z से निकाला जाए। हाँ आरुषा, कुछ कहना चाह रही हो? आवाज नहीं आ रही भाई, किसी की आवाज नहीं आ रही, माइक सही कर लिया करो, नहीं तो पटक दो, फेंक दो नीचे, तभी तो नया आएगा। जब इससे काम ही नहीं चल रहा है तो उसको नीचे गिरा दो, कह दो कि खो गया माइक, खत्म, ताकि दूसरा माइक लिया जाए। तुम बाहर जाके बोलते क्यों नहीं हो कि माइक से आवाज नहीं आ रही है? अरे तुम लोगों ने पैसे दिए हैं, समझ लो बात को, पैसे दिए, पैसे देने का मतलब समझते हो? पैसे दिए हैं, माइक ही काम नहीं कर रहा है, फेंको माइक को बाहर। हाँ वहीं से, तुम भी वहीं से चले जाओ, खिड़की दिखा रहे हैं कि खिड़की से फेंकेंगे। ठीक, अच्छा खैर, तो यहां से ये तो रेडियस निकल आई। अच्छा अब ये बताओ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप? इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जो नाच रहा था उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? अरे अब तो बड़ा आसान है। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? वेलोसिटी निकालने का तरीका ये था, अभी आपने देखा था, वेलोसिटी वाज nh बाय 2 पाई mr। कुछ याद आया? भाई nh बाई 2 पाई से रिलेट। अब r की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं, ये गंदी वाली वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। चलिए इसको भी कर देते हैं, nh अपॉन 2 पाई m और r ये गंदा वाला n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, ये गंदा सा r। थोड़ा सा जल्दी से इसको सॉल्व करो, जरा सिंपल करके देखो, इसको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा k, साथ में आएगा z, साथ में आएगा e स्क्वायर, और नीचे जहां तक उम्मीद है बचेगा n इंटू एच। बताओ सही कर रहे हैं हम? एक बार चेक करो जरा सब लोग। यस सर, यस सर। m कैंसिल हो रहा है, हाँ m कैंसिल हो रहा है, पाई बचेगा ऊपर, k बचेगा ऊपर, z आएगा अकेला, e स्क्वायर आएगा ऊपर, nh कैंसिल हो जाए, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ जरा, इसमें 2 हमारा आदमी है, पाई हमारा आदमी है, के हमारा आदमी है, ई हमारा आदमी है, नीचे एच भी हमारा, इसमें कौन से वो लोग हैं जो वेरिएबल है? एक Z और N। बिल्कुल सही है, यानी एक z है और एक n है। सर इनको छोड़ के बाकी सारे अपने आदमियों की वैल्यू पुट कर दीजिए और इस एक्सप्रेशन को सिंपल कर लीजिए ऊपर वाले की तरह। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंपल करेंगे तो सिंपल करके ये एक्सप्रेशन बनेगा 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड, यानी nth ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एक ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसका एटॉमिक नंबर z है, वो वेलोसिटी इस इक्वेशन या फॉर्मूले से निकाली जाती है। देख लीजिए, यानी मेरे सामने 2 एक्सप्रेशंस हैं, आपको ये दोनों एक्सप्रेशन, ये रेडियस का फॉर्मूला था और ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यानी रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले मुझे दोनों याद करने पड़ेंगे ताकि मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या रेडियस कैलकुलेट कर सकूं। ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ गंदा है। समझो, मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ गंदा है, क्योंकि गंदा दिखता है।
अदरवाइज अगर इन सारी चीजों को इग्नोर मार के सिर्फ ये दो बातें समझ ली जाए कि भाई रेडियस निकालने का ये तरीका, वेलोसिटी निकालने का ये तरीका, तो ये चीज बहुत सिंपल है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात क्या है? अच्छा मुझे एक चीज और बता दो जल्दी से, ये क्यों कह रहा हूं कि ये सारे एक्सप्रेशन जो आप डिराइव कर रहे हैं या जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं बोर मॉडल में, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल? व्हाई नॉट हीलियम, व्हाई नॉट लिथियम? इट विल बी हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2, इट विल नॉट बी लिथियम, इट विल नॉट बी हीलियम। हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है? ये सारे वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी एनर्जी जो भी तुम फॉर्मूले कर रहे हो, ये सब उन्हीं के लिए क्यों एप्लीकेबल? क्योंकि जो डेरिवेशन आपने किया है वो इलेक्ट्रॉन सिंगल लेके ही किया है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, जरा देखना। तुमने अभी जो डेरिवेशन किया है वो डेरिवेशन कैसे किया था? वो डेरिवेशन किया था कुछ ये मानकर कि न्यूक्लियस सेंटर में हो गया, चलिए ठीक है, न्यूक्लियस को सेंटर में ले लेते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में हो गया और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, यही हो रहा था अभी हमारा मतलब। ठीक, अब आपने ये कहा था कि सर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से नाच रहा है, ये आपकी रेडियस हो गई। अब ये बताओ डेरिवेशन स्टार्ट कहां से हुआ? डेरिवेशन स्टार्ट यहां से हुआ था कि सर एक फोर्स अंदर लगेगा और एक फोर्स बाहर लगेगा। बताओ सही कह रहा हूं मैं? एक F1 और एक F2, जिसमें F1 को आपने mv²/r बोला था और F2 को k q1 q2/r²। ठीक, एक अट्रैक्शन वाला फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो 36 और फोर्स होते जिनको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कैसे, क्यों कह रहा हूं? क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं हो सकता? अगर कई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है ना, एक यहां भी हो सकता है। क्या किसी और ऑर्बिट में नहीं हो सकता? यस सर। क्या कहीं और नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। अब ये बताइए, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस नहीं लगाएंगे? हाँ। क्या इन फोर्सेस को आपने अपने डेरिवेशन में काउंट किया? नहीं। तो इसका मतलब है आपने जब कह ही ये दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ दो फोर्स लगेंगे, एक ये और एक ये, तो इसका मतलब तो आप पहले ही लेके बैठे हैं कि आपका सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसलिए जितने भी डेरिवेशंस आपने किए हैं वो सारे डेरिवेशंस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। रेडियस मुझे निकालनी आती है, किसकी? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। मैं हाइड्रोजन के हर ऑर्बिट की रेडियस निकाल लूंगा, हीलियम प्लस के हर ऑर्बिट की रेडियस निकाल लूंगा, लिथियम +2 के हर ऑर्बिट की रेडियस निकाल लूंगा, लेकिन मैं हीलियम की, लिथियम की या बेरिलियम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालना नहीं जानता, क्योंकि बोर ने मुझे वो फॉर्मूले दिए ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? यानी सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी तुमसे कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। इसलिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि आपने जो डिराइव किया है उस डेरिवेशन में आपने खुद ही ये कह दिया कि इस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक ये और एक ये फोर्स काम करेगा। सो दैट मींस बाकी इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्सेस आपने इग्नोर कर दिए। इसका मतलब आप पहले ही अज्यूम करके बैठे हैं कि कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सो दैट मींस आपका सिस्टम ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो ऑल these formulae for radius, velocity, any other formulae, they all are applicable for a single electron system. Electron should be one and the protons, ये कितने भी हो सकते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, चार प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, 100 प्रोटॉन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक। यानी एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का, एटम का एटॉमिक नंबर तो Z होगा, Z कैन बी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, बट इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में एक ही होना चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन के लिए सही है, हीलियम के लिए गलत है लेकिन हीलियम प्लस के लिए सही है, लिथियम के लिए गलत है लेकिन लिथियम +2 के लिए सही। यानी हाइड्रोजन इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। द Z वैल्यू इज 1, द Z वैल्यू इज 2, द Z वैल्यू इज 3। Z बदलते रहेंगे सर, मुझे Z से दिक्कत नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन लेकिन एक चाहिए सर, बिकॉज दीज फॉर्मुलेज आर डिराइव्ड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सर हाँ। हीलियम प्लस में जो है उसमें भी तो लगेगी रिपल्सिव फोर्स, जो अंदर दो एटम वो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं, हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता ना बेटा, दो होते हैं, एक निकल गया, तभी तो हीलियम प्लस बना। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो निकल गए। मतलब मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दो बस, तुम्हें जो लाना ले आओ। सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। सोडियम के लिए क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है रेडियस का जो अभी तुमने निकाला? तो 11, लेकिन सोडियम +10 के लिए सर एप्लीकेबल। अब बताओ कितने निकाल चुके हो तुम? बचे कितने?
नाउ दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सर, सोडियम प्लस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल, यानी हर उस एटम या आयन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बिकॉज जो डेरिवेशन का तरीका है उस तरीके में साफ ये बात मेंशन की गई है कि इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ दो फोर्सेस काम करेंगे, एक बाहर और एक अंदर, बाकी किसी भी तरह का कोई फोर्स कंसीडर में नहीं लिया गया है। दैट मींस आप पहले से ही अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे फॉर्मूले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिराइव किए गए। क्लियर है ये? लवली, समझ में आई बात बेटा? स्पंदना, तुम्हें भी समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा चलिए सर, आप वेलोसिटी आपने निकाल ली, रेडियस कुछ सवाल वाल करवा दीजिएगा, कर देंगे, बहुत सारे सवाल कर लेंगे, वेलोसिटी निकालो, रेडियस निकालो। तीसरी बात पर आइए जरा, ये बताइए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये मेन पॉइंट आ गया। आप इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नाच रहा है, जिसकी एनर्जी फिक्स है। बात क्या हुई थी? स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मूव करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती, वो एनर्जी एमिट नहीं करता। वो फिक्स एनर्जी कितनी है ये बता दीजिए। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नाच रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी। मानते हो? जो आदमी भाग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। यानी ये तो क्लियर है कि जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं, सपोज अगर आप मान लीजिए जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे थे ये न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सर इसकी वेलोसिटी है, ये रेडियस है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास पक्का काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो चलिए एनर्जी कैलकुलेशन पर आते हैं, जो एक अच्छा पार्ट है इस बोर मॉडल का, एनर्जी कैलकुलेशन। चलिए सबसे पहले ये तो मानते हो सब लोग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, और क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर से निकाली जा सकती है। अच्छा, क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी? यस सर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर उसके न्यूक्लियस से उसमें लग रहा होगा। क्योंकि दो चार्ज बॉडीज जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हो तो ऐसे सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी से निकाली जाती है। याद है तुम लोगों को? चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी क्या बात? मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज पांचों इसलिए पहले लिखवाई हैं ताकि आगे कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हो तो तुम्हें समझ में आए, लेकिन जब तुमने तब नहीं पढ़ी है ना, तुम्हें तो सब हमेशा नया ही लगेगा। तो चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो चार्ज बॉडीज, दिस इज अ चार्ज बॉडी, द चार्ज ऑफ दिस बॉडी इज Z into E, एंड दिस इज अनदर चार्ज बॉडी, द चार्ज ऑफ दिस बॉडी इज E, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन। ये Z प्रोटॉन्स है तो चार्ज कितना हुआ? Ze। वो इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हुआ? E। ये समझ में आया? ये दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखी हैं? R। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और क्या बताया था मैंने? अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। ये सब कुछ याद भी रखते हो कि नहीं यार? ये नोट करते हो कि नहीं ये सब चीजें तुम लोग? ये कहीं नोट किया चार्ज की चारों प्रॉपर्टीज, पांचों प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखवाई थी? यस सर। तो ये मैंने लिखवाया है, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो ये लिख ले। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स इट विल बी नेगेटिव एंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स विल बी पॉजिटिव। और यहां साफ समझ में आ रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, सो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स विल बी नेगेटिव। अब वो कितनी होगी वो भी लिख देते हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव में K Q1 Q2 अपॉन R। बताओ समझ में आया? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई KZE स्क्वायर बाय R। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गई इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरा नेट एनर्जी तैयार हो गया। लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, ये इक्वेशन mv स्क्वायर में है, ये Ze स्क्वायर बाय R में है, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये वैल्यू भी इसी फॉर्म में आ जाए, कुछ ऐसे समझ लो, दोनों वैल्यूज एक जैसी लगने लगे। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सोच के देख लेते हैं। अब ये बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आई तुम्हें? mv स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। बताओ ये समझे कि नहीं? यस सर। कौन सी इक्वेशन है ये? सर ये वो वाली इक्वेशन है जिसमें दो फोर्सेस को आपने इक्वेट किया, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक अट्रैक्टिव फोर्स। यही था वो? अब जरा देखो जरा, व्हाट इज R से R कैंसिल हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mv स्क्वायर? इट विल बी KZE स्क्वायर बाई R ओनली।
ये mv स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं। लीजिए, खेल खत्म हो गया। नाउ दिस इज हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर प्लस माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर एंड दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में नाच रहा है। आपके सामने ये पूरी एनर्जी। अभी और डिटेल में लेके चलते हैं। पहले सब लोग समझो किया क्या है। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ गंदा है। मैं फिर बोलूंगा, मुश्किल नहीं, ये गंदा है। सर पोटेंशियल एनर्जी में माइनस के बाद ZEU लिखा है। क्योंकि ये कौन, अच्छा वही है क्या? हाँ वही है। अब पूरा खेल जब खत्म हो जाए ना, तब पूछना इस तरह के सवाल। ये जेडी वाली क्या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में इस्तेमाल नहीं हुआ था जब बताया गया था कि न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू ई के बराबर होता है? अगर न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स हैं तो कितना हुआ चार्ज? एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। तो Yes, Z sir. प्रोटॉन्स का चार्ज ZE। So that means this charge body is of ZE charge and this charge body is of E charge. So this is Q1 and this is Q2. समझ गए ना? K Q1 Q2 by R, यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पीछे पलट के देखो, K Q1 Q2 by R. So this is K Q1 that is ZE, Q2 E upon R. नेगेटिव क्यों लगाया मैंने? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आने वाली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती। अट्रैक्टिव फोर्स अगर लग रहा है तो दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो नेगेटिव होगी। और जब रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस अगर काम करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो पॉजिटिव आएगी। बताओ, ये डेरिवेशन समझ में आया? क्या किया? सबसे पहले आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली हाफ mv स्क्वायर, फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। दोनों को जोड़ दिया तो टोटल एनर्जी आ गई। उसके बाद सिर्फ मैंने काम किया है कि मुझे दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे करने थे, तो मुझे एकदम से याद आया कि mv स्क्वायर की वैल्यू के जेड स्क्वायर के टर्म्स में निकाली जा सकती है, तो मैंने mv स्क्वायर की वैल्यू उठा के पुट कर दी। समझ में ये आ रहा है कि जो टोटल एनर्जी निकल के आती है इलेक्ट्रॉन की, वो के जेड स्क्वायर बाय आर से कैलकुलेट होती है। यहां से कुछ कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो तुम्हें याद रखने चाहिए। मेरे हिसाब से तुम सब समझना, अगर मैं ये 2-3 रिजल्ट जो लिखूंगा वो तुम अपने आप समझ के देखना। मुझे ऐसा लगता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होती है। पहचानो जरा, देख लीजिए, यही तो है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर और टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर। यानी अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड वाइज सेम वैल्यूज होंगी। Yes, sir. दूसरा Yes, जो sir. लगता है वो लगता है जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज पीई, वो 2 टाइम्स टी है। जरा चेक करो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर है और टोटल एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर है। यानी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी को दुगना करके निकाली जा सकती है। और ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। यानी बोर के अकॉर्डिंगली किसी भी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर मैग्नीट्यूड में होती है। टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। और उस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 25 है, तो बताइए उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? तो टोटल एनर्जी -25 होगी और पोटेंशियल एनर्जी -50 होगी। बताओ, समझे? मैं इसको एक सवाल के तौर पे लिख लेता हूं ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए, याद रहे। अब किसी को वैसे वही फिर मैं यही बोलूंगा कि ये मुश्किल नहीं, गंदा है। और गंदा सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ अजीब अजीब सा लगता है, जेडी स्क्वायर के वगैरह वगैरह। अदरवाइज कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सीधा है। जिन बच्चों को चार्ज की प्रॉपर्टीज का कुछ कुछ ध्यान है और बाकी जो डेरिवेशंस अभी हम कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो इसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सीधा काम कर रहा है। यस सर, आप पोटेंशियल एनर्जी में माइनस के बाद जेड का पेट फाड़ना भूल गए थे उसमें। वो देखो सर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के बाद जेड है। पता नहीं दिल कुछ और किसी और का पेट फाड़ने का कर रहा है। बताओ, यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिख लेते हैं ताकि मेरी इस बात को तुम लोग याद रखो। चलिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव ऐसे लिख लेते हैं, बस कुछ अपनी तरफ से बना लेते हैं।
ऐसे ही कुछ भी ले लेते हैं। इफ फॉर हीलियम प्लस आयन द एनर्जी, कौन सी ले लेते हैं, चलो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग in nth orbit is minus x eV, then find out the kinetic energy and total energy of that electron. अच्छा सवाल, ऑब्जेक्टिव एकदम, बिल्कुल मेंस लेवल पर इस तरह के सवाल खूब लाइन से एकदम। लेकिन ये सवाल कर कौन पाएगा? ये सिर्फ वो कर पाएगा जिसको ये पता है कि इन एनर्जीज का रिलेशन क्या। तो जिनको रिलेशन K will equals to minus x by 2. के की बात कर रही हो, किसकी बात कर रही हो? P. पी नहीं, पहले के बताओ, के कितनी? चलो पहले पी बताओ, क्या दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है। एक सेकेंड, एक मिनट, दिया क्या गया है पहले बताओ। हमें दे रखी है माइनस एक्स, क्या दे रखा है? P दिया है ना minus x. हाँ ठीक है, तो पी की वैल्यू माइनस एक्स है, बिल्कुल सही है। आप बताओ क्या कह रही थी तुम? टी 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 बता रही हो, टी। सर अगर P minus x है तो K minus x by 2 होना चाहिए। सर x by 2। अरे टी की वैल्यू माइनस एक्स बाई 2 आएगी ना, तो के की वैल्यू प्लस एक्स। क्या काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ टोटल एनर्जी जो होगी वो आधी होगी। अभी हमने क्या रिलेशन लिखा, फिर से लिखो। टोटल एनर्जी जो होता है वो, या पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होता है। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ये मॉड ऑफ टोटल एनर्जी का मतलब समझ लो ना, मतलब कैसे बताएं, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बोल दो या क्या बोलते हैं, जो भी बोलना है, दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसे ले लेते। यानी जो टोटल एनर्जी है उसके आगे माइनस लगा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें टोटल एनर्जी को दुगना कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी माइनस एक्स दे रखी तो टोटल एनर्जी पहली बात तो हाफ हो जाएगी, तो चलिए टोटल एनर्जी माइनस एक्स बाई 2 हो गई। और काइनेटिक एनर्जी में माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई 2 दैट इज एक्स बाई 2। ये दो आंसर आ गए। बताओ समझ में आया? सर मैंने इक्वेशन गलत लिख दिया। यस सर। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हो ना कि भाई आप कुछ भी दे सकता है, मतलब समझ लो ना कि ये दे रखा है, ये निकालो, ये दे रखा है, ये निकालो, ये दे रखा है, कुछ समझ, कुछ भी। तो हमें सिर्फ रिलेशन का आइडिया होना चाहिए। रिलेशन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का आपस में क्या रिश्ता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है, ठीक। जो टोटल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है वो क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, सिर्फ फर्क कितना है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। क्लियर? सबके समझ में आ गया यहां तक? शुभ समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहा है कि यार अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला था, जरा उस फॉर्मूले पे दोबारा चलते हैं। क्या फॉर्मूला था वो? फॉर्मूला जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था, वो फॉर्मूला हमारा ये निकल के आया था, जिसमें आपने बोला था कि जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर से निकाली जाएगी। यही आया था हमारा फाइनल फॉर्मूला। यस सर। सर इसमें ना मुझे एक गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या लग रही है? ये जो आर है ना सर, इस आर की बड़ी वाली गंदी वैल्यू भी रखी जा सकती। तो मैंने कहा बात तो सही है, आर की वो बड़ी सी गंदी एक वैल्यू थी वो भी रखी जा सकती है, ताकि टोटल एनर्जी का एक छोटा एक्सप्रेशन बन पाए। जरा समझना, देखो कैसे, माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर, जल्दी से बताओ जरा, आर की गंदी वाली वैल्यू क्या थी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, यही था। यस सर। यस सर। अब जरा इसको तमीज से सॉल्व करके बताओ जरा जल्दी। ये सारी बकवास ऊपर जाएगी तो आंसर क्या आएगा? माइनस 2 पाई स्क्वायर, एम तो आएगा ही आएगा, के का स्क्वायर बन जाएगा, ई की पावर 4 बन जाएगी, जेड का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एच स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और साथ में एन स्क्वायर भी आएगा। बताओ ठीक है ये?
अब तुम देखो जरा, अपने आदमियों को इकट्ठा करते हैं। 2 मेरा आदमी, पाई हमारा आदमी, एम हमारा आदमी, के हमारा आदमी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा आदमी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे अपने आदमी हैं। सिर्फ ये 2 आदमी अच्छे नहीं, क्योंकि जेड और एन तो वेरिएबल। क्लियर है ये? अगर मैं अपने सारे आदमियों की वैल्यू रख दूं तो एक छोटा एक्सप्रेशन फिर से तैयार होने वाला है, और वो छोटा एक्सप्रेशन है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल्स पर एटम। अगर इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो इट विल बी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। और ये इसलिए ऐसा लिख रहे हैं nth ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि 1 eV की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होती है। हम बार बार लिख रहे हैं, तुम बार बार भूल रहे हो। अगर जूल्स को एटम में ईवी में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम में एनर्जी मिल जाएगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में नाच रहा है, एक ऐसे एटम के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसकी एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी से निकाली जाती है। अगर आप जूल्स में चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जूल्स में भी निकाली जा सकती है। मुझे मेनली ये फॉर्मूले याद रखने चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस फॉर्मूले का होता है। तो जो अभी के लिए हमने आज अभी जो किया है वो हम अलग से मेंशन कर लेते हैं। रेडियस nth ऑर्बिट की वो 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम से निकाली जाती है। वेलोसिटी nth ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन की 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकंड से निकाली जाती है। और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन की -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल्स, या फिर -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी से कैलकुलेट की जाती है। मेरे हिसाब से अभी के लिए जितना आज हमने किया है वो ये मेन बात। सर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन था उसमें नेगेटिव, जो टोटल एनर्जी थी वो मॉड में थी, मतलब सर तो वो मॉड से बाहर आके नेगेटिव कैसे हो गई? अरे यार क्या होता है, अब पता नहीं हमने सही लिखा कि गलत लिखा। हमारा मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमेशा नेगेटिव होती। तो मैं उस टोटल एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए या तो टोटल एनर्जी के आगे मॉड लगा दूं, या उसी टोटल एनर्जी के आगे फिर से माइनस लगा दूं, ताकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाए। हम इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं होगा। कितने फर्जी सवाल पूछ लो बे। वो हमने क्या लिखा छोड़ो, तुम्हें हमारी बात समझ में आनी चाहिए। बात क्या समझ में आनी चाहिए कि सर जो टोटल एनर्जी वो माइनस में होती है। ये तो समझ में आ गया, टोटल एनर्जी माइनस में होती है। देखिए अब टोटल एनर्जी माइनस में है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, तो क्या करूं? तो या तो सर इसका मॉड कर दीजिए, या फिर इसी के आगे माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यस सर। ये तो अपने आप समझा करो यार, इसमें भी हम समझाएंगे, अपने आप समझो। पर्पस ये था बताने का कि काइनेटिक, टोटल और पोटेंशियल का आपस में रिश्ता क्या है, ये मेन बात। अगर इतनी बातों में किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अक्षरा समझ में आया बेटा? यस सर। ये जो बेचारे ऑनलाइन कितने शराफत से बैठे रहते हैं ना, ये तुम लोग जो है ज्यादा उछल कूद करते हो। और उनमें से भी एक आदमी आज जो है लवली, समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तुम इन लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो। तुम लोग जो ये बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं, कोई लुधियाना से क्लास कर रहा है बेचारी, आज स्पंदना भी आई है। क्या सोच रही होगी किस तरह के फालतू टाइप के आवारा बच्चे हैं ये। स्पंदना है ना ये कार्टून आपके सब लोग, या तुम्हारा वास्ता इस तरह के लोगों से पहले भी पड़ चुका है? तुम जानते हो इस तरह के लोगों को? है स्पंदना, या बच्चे ऐसे ही होते हैं? कुछ लोग होते हैं।
देखो आप वैसे तो क्योंकि 11th में हो अभी ज्यादातर लोग, तो तुम लोगों को ये लग रहा होगा, और ऐसा नॉर्मल भी है कि आ, ठीक है, मतलब समझो मजे मजे में ऐसे, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे और ये तुम्हारे अंदर खुद चेंजेस आएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ना है, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ना चाह रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर खुद ही चेंजेस नजर आने लगे, तुम खुद ही चेंज होने लगोगे, ये तुम्हें खुद महसूस होगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, ये अपने आप तुम्हें महसूस होने लगेगा कि जैसे हम आज से 3 महीने पहले थे ऐसे अब हम नहीं है। और जिनके अंदर ये चेंजेस नहीं आएंगे उनको खुद फील होगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। तो जो बच्चे रेगुलर हैं, जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ भी रहे हैं, जो क्लास में कराया जाता है उसको सुन लेते हैं, घर में जाके रिवाइज कर लेते हैं, 2-4 सवाल लगा लेते हैं, आप ये महसूस करिएगा और खुद देखिएगा कि बहुत जल्दी आप बदलने वाले हैं। और जितना जल्दी चेंज हो जाओगे उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि ये एग्जाम, जिस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, मुसीबत तो है ही, मुश्किल तो होता ही है यार, ये आसान नहीं होता। मतलब आसान और मुश्किल में, मतलब तुम ये मत सोचो कि तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि एफर्ट्स में कमी ना रहे, क्योंकि ये पता होना चाहिए ऑलरेडी हमें कि जिस चीज के लिए लड़ाई चल रही है वो लड़ाई एक्चुअली कितनी बड़ी चीज के लिए चल रही है। तो ऐसा होता ना, जैसे अब तुमसे कोई कहे कि जाओ जरा उधर चले जाओ 1 किलोमीटर दूर, तो मैं उससे पूछूंगा 1 किलोमीटर दूर पैदल जाना है? वो कहेगा हाँ पैदल चल के जाओ 1 किलोमीटर दूर मेट्रो स्टेशन तक ऐसे। तो मैं क्या सोचूंगा, यार 1 किलोमीटर दूर पैदल चलवा रहा है यार, बाहर धूप हो रही है, बारिश वारिश हो रही है, क्या बेवकूफी है। लेकिन अगर पीछे से कोई मुझसे कहते वहां जाके 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बात समझ रहे हो, ऐसे लालच की बात कर रहा है, तो यार आदमी 2 बार सोचेगा यार यार ये बात तो इतनी मुश्किल नहीं है यार, इसका मतलब ये लेकिन अब सोचो उसी में कोई कहते कि 10 रुपए मिलेंगे, वहां एक आदमी खड़ा है, तुम्हें जाओ एक, हम से पागल हो क्या? 10 रुपए के लिए इतना दूर कौन टहलने में? मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो एफर्ट्स तुम करना चाह रहे हो या तुमको करने पड़ेंगे, उनका जो लेवल होगा, उनका जो स्टैंडर्ड होगा, वो स्टैंडर्ड तभी बढ़ पाएगा जब आपको ये पता होगा कि वो एफर्ट्स किस चीज के लिए किए जा रहे हैं। वरना तो आदमी यही सोचता रहेगा क्या मिल जाएगा यार, क्या इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के लिए इतनी ना 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 इतनी मेहनत नहीं करेगी। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि आईआईटी में क्या मिलता है, जब उसको ये पता चलेगा आईआईटी क्या चीज है, या जिसको ये पता चलेगा कि मौलाना आजाद में पढ़ना या फिर एम्स में पढ़ना या फिर केजीएमसी में पढ़ना या किसी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज, इसका क्या मतलब है, तो उसको समझ में आएगा कि इतने एफर्ट्स भी जो हम कर रहे हैं, अगर मैं इससे 100 गुना एफर्ट्स भी करूं तो भी कम है, क्योंकि वो चीज हिंदुस्तान में रहने वाले बच्चों का सिर्फ सपना ही होती। और वाकई में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाखों लोग सिर्फ वो सपना देखते हैं और वो सपना खत्म हो जाता है, क्योंकि वो वहां नहीं जा पाते, क्योंकि तुम्हें पता ही है बड़े गिने चुने लोग वहां पढ़ने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर इतनी बड़ी कोई चीज है, तो वास्तव में अगर कोई इतनी बड़ी चीज है तो खेल खेल में तो नहीं निकलेगी, ये तो मैं क्लियर कर दूं। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में किसी में भी, तुम में से किसी भी, चाहे जो बच्चे सामने दिख रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, तुम में से किसी के दिमाग में भी अगर गलती से भी ये बात आ रही है कि खेल खेल में चल जाएगा काम, तो मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम जितने बड़े तोप क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े इंटेलिजेंट बच्चे क्यों ना हो, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मेहनत बिल्कुल मत करना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, किसी का टाइम बर्बाद मत करना, सिलेक्शन नहीं होगा। और जो ये सोच रहा है कि सर हमारे पास दिमाग कम है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, हर बात को एक बार में नहीं समझ पाते, हमें 2 बार समझना पड़ता है, 3 बार समझना पड़ता है, लेकिन सर हम मेहनत से नहीं घबराएंगे, सर हम जान लगा देंगे, तो हम तुम्हें बता दें वही सेलेक्ट होने वाला है और वो फर्स्ट रैंक भी दे देगा। क्योंकि अब जेई का एग्जाम या मेडिसिन एग्जाम ये इस लेवल पर रह ही नहीं गया है कि उसमें बहुत दूर तक अकल लगाई, नहीं रह गया है। इसलिए वो लोग सेलेक्ट होने जा रहे हैं जो भले ही दिमाग, जिनको ऐसा लगता है, देखो दिमाग तो सबका बराबर होता है, लेकिन लगने वाली बात होती है सर हम तो लल्लू हैं सर। अब जिनको जो लगता है भाई, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, बट जिसको जैसा भी लगता है अगर वो मेहनती तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको कोई, उसको सिलेक्ट होने से कोई रोक भी नहीं सकता, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम की बात करिए। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भाई एफर्ट्स जो होंगे तुम्हारे, वो एफर्ट्स इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जिस चीज के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो कितनी बड़ी। अगर तुम्हें लगता है वो बड़ी है तो ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है नहीं सर वो क्या बेकार की बात है, मौलाना आजाद में पढ़ना, अरे छोड़िए ना सर, वो सुभारती में पढ़ लेंगे सर, उसमें क्या, आईआईटी में क्या पढ़ना सर, एमआईटी में पढ़ लें। एमआईटी वो वाला नहीं, एमआईटी मुरादाबाद की बात कर रहा है, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, समझो बात को, तो ये वहां पढ़ लें, कोई फायदा नहीं। इसलिए सब लोग इस बात को समझो और इस चीज के लिए एफर्ट्स लगाना शुरू करो। इतने बड़ी चीजें हैं, मतलब क्योंकि जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। और मेरा कहना तो इस तरह से मानोगे नहीं कि सर आप कह रहे हैं तो चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन पता नहीं डाउट सा हो रहा है ऐसे। तो जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जाने के लिए तुम्हें बहुत जान लगानी पड़ेगी। इतने फायदे हैं ना, इतनी फैसिलिटीज, मतलब उसके बाद की बात छोड़ो, बात के मतलब सर आईटी से निकलने के बाद क्या होता है, अब नौकरी,
कितने पैसे मिलेंगे सर, है इज्जत कितनी मिलेगी, ये सब बात की बातें हैं, ये तो छोड़ो, ये तो बड़े होने की बात सर, हम बच्चे लेवल की बात करते हैं सर। जब वहां जाएंगे तो फायदे क्या है, वहां पढ़ने का फायदा क्या है, मतलब सुनो तुम्हारी एज की बात करें, अरे आज से 2 साल बाद वहां चले जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना सर बुढ़े हो जाएंगे, कुछ ऐसे ही रहोगे ना, इसको बड़े थोड़ा हो जाएगा, ऐसे ही तो रहोगे। तो उस फायदे की बात करिए सर, वहां जाने के बाद कैसा लगता है सर। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब तुम वहां जाओगे, शुरू के 1-2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, रैगिंग वैगिंग होती है, बच्चे को बुरा लगता है, जानते ही तुम किसको अच्छा लगता है गाली गलौज सुनना, लेकिन वो एक लेवल पर होती है। 1-1.5 महीने बाद जब फ्रेशर्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब तुम एक्सप्लोर करते हो कि साला आए कहां है ऐसे, तब तुम्हें समझ में आता है कि यार इस चीज के लिए कोई जान भी मांग लेता तो दे देते। हम सच बता रहे हैं, मतलब आज कोई हमसे पूछे कि भाई ये बताइए आप अपनी लाइफ के वो जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, जो सबसे मस्ती वाले ईयर्स हैं, वो कौन से ईयर्स, तो मुझे वो 4 साल याद आते हैं जो मैंने वहां गुजारे। इतनी आवारागर्दी होती है, हम तुम्हें बता ही नहीं सकते। सब लोग सेंसर्ड जानते हो ना, सेंसर्ड है, इतनी आवारागर्दी होती है। मतलब आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं आज सर, हम कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। कैसे सेक्रीफाइसेस कर रहे हो सर, वो ना हमारा ना फुटबॉल खेलने का ना, बैडमिंटन खेलने का बड़ा दिल करता है, हम ऐसी बात कर रहा हूं मैं, या टेबल टेनिस खेलने का बड़ा दिल करता है, जिसको कैरम खेलने का बड़ा दिल करता है, लेकिन हम ये सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो भाई, सर हमें पढ़ाई करनी है, हमने 2-3 साल से ये काम कम कर दिया है, हम सर थोड़ा सा ना पढ़ाई में टाइम ज्यादा दे रहे हैं, फुटबॉल का क्रिकेट का बड़ा शौक है सर हमें, लेकिन हम इस चीज को अवॉइड करते, हम हमारा ये सैक्रिफाइस है सर। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, क्योंकि अगर तुम गलती से आईआईटी पहुंच गए या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, तो आपको यही चीजें इतने फोल्ड्स बड़ी होके मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्रिकेट का अलग एक ग्राउंड होगा सर, बढ़िया बल्ला होगा, समझ रहे बात को, एक कोच खड़ा होगा, जबरदस्त गेंदे, पूरा समझ लो मैट बिछा, नेट लगे हुए, आप वहां बल्ले घुमाते रहिए पूरे दिन, कोई कुछ नहीं कहे सर। वो अब बिलियर्ड्स खेलने का भी दिल करता है सर, पूल खेलने का दिल करता है आज हमारा, लेकिन सर हमने सुना है वो हमारी गली में जो पूल का टेबल है, तो वो 1000 रुपए घंटे लेता है, 1500 रुपए घंटे के चार्ज करता है सर। एक दिन पापा दे देंगे सर, डेली तो नहीं दे पाएंगे, तो बेटा एक काम करो, अपना मन मार लो, एक बार मन मार लो और गलती से आईआईटी पहुंच जाओ बस। 8 बिलियर्ड्स टेबल लाइन से पड़ी होंगी, लेट के सोते रहना, कोई एक पैसा भी नहीं मांगेगा तुमसे। ऐसी जगह जाओ ना यार, अगर जाना है तो ऐसी जगह जाओ सर। वो बैडमिंटन खेलने का दिल करता है सर, लेकिन हम तो पता ही आप कैसे सर, बड़ा टाइम बर्बाद, तो थक जाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, और वैसे भी सर यहाँ तो चिड़िया के पीछे सर हवा में भागते रहते हैं, हवा चलती चिड़िया भागती रहती है, ऐसे क्या मजा आ रहा है सर, क्या इसमें क्या शटल के साथ खेलना बेकार है सर। एक बार गलती से आईआईटी पहुंच गए तो 5 इंडोर कोर्ट्स मिलेंगे, शाय शाय चिड़िया उछल रही होगी, मजा आ जाएगा। इंडोर कोर्ट समझते हो, दिल्ली में भी ढूंढोगे तो 4 मिलेंगे, दिल्ली में भी ढूंढोगे तो 4 मिलेंगे। आप वहां आईआईटी में जाइए, 5 इंडोर कोर्ट समझ रहे हैं। हम इतना मतलब तुम बता नहीं सकते कितनी आवारागर्दी की है। जाते थे शटल इंडोर कोर्ट्स की शटल अलग आती है, ठीक, शटल ली, देखा इधर कोई देख तो नहीं रहा, हल्का सा मोड़ दी सर, शटल चेंज करनी, दूसरी तुम्हारे बात को, उसको हल्का पैर से दबा दिया, तीसरी, एक दिन में 100 शटल बर्बाद कर रहे हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों? आप आईआईटीएन है भाई, आपके लिए ही तो दुनिया चल रही, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जो दिल करे कर लीजिए। अरे ऐसी जगह पढ़ो ना यार, ये क्या सर मुरादाबाद पढ़ लेंगे सर, फर्क क्या पड़ता है, अरे तो क्या मिल जाएगा यार, समझो बात को। और इन सब मस्ती के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, क्या, जितना आवारागर्दी करनी कर लो, नौकरी बड़ी बड़ी मिलेंगी। सोचो इस फीलिंग के साथ जो आदमी आवारागर्दी कर रहा है, उसकी तो लेवल ही अलग होगा कि भाई कोई नौकरी की टेंशन नहीं, घर वाले हम ऐसा नहीं कहते कि मुरादाबाद में मस्ती नहीं कर सकते आप, दोस्त यार रहते हैं तो मस्ती कहीं भी हो जाती, लेकिन अंदर से एक आवाज तो आती, कर लो बेटा जो करना है, नौकरी तो मिलनी नहीं। तो वो समझ रहे, वो खुशी में वो वहां नहीं, वहां आप जो करते हैं ये सोचता और करेंगे, क्यों, उसकी क्या टेंशन है, वो तो जेब में है, नौकरी तो जेब में है उसको। तो सोचिए आप पूरे 4 साल क्या सोच। और सोचिए एक और चीज छोटी सी बता देते हैं, मतलब जो हमारे साथ हुआ हम वो बता रहे तुम्हें, हम ऐसी को उल्टी सी चीज नहीं बता रहे। ये बैडमिंटन वाला एग्जांपल हमारे साथ हुआ था, हम बड़ा बैडमिंटन में अपने आप को हीरो समझते थे, वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे, हमने सोचा साला हमसे कौन जीत पाएगा। हमने प्रोफिशिएंसी होती है आईआईटी में फर्स्ट ईयर में, प्रोफिशिएंसी ली जाती है कि आप क्या प्रोफिशिएंसी लेना चाहते हैं, तो हमने प्रोफिशिएंसी ले ली बैडमिंटन की। अरे साला बैंड बजा देंगे, तो अपना बल्ला हिलाते हुए रैकेट हिलाते हुए पहुंच गए, हमें कोर्ट ही नहीं मिल रहा, साला यहाँ तो बैडमिंटन का कोर्ट ही नहीं है, बेकार जगह आ गया यार ये। तो लोगों से पूछा भाई बैडमिंटन कोर्ट, कह रहा दिखाई नहीं देता ये। हमने कहा कहाँ है, वो साला वो मैदान वो बंद था ऊपर, जैसे होता ना बिल्डिंग टाइप की। तो हमने कहा यहाँ कौन सा कोर्ट, बिल्डिंग, कह रहा अंदर तो घुसो। दरवाजा खोल के गए, साए साए आवाजें आ रही। हमने कहा यार ये तो कभी हमने खेला ही नहीं है, इंडोर बैडमिंटन तो कभी खेला ही नहीं, छोटे शहर में रहते थे, ये सब कभी देखा ही नहीं। तो बहरहाल गए, फिर भी ये था कि अरे खेलना तो आता ही है, कौन जीत पाए। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे, देखते रहे एक आध लोग खेलते हुए। वहां 2 बच्चे खेल रहे थे, नाम हमें याद है, हम बताने नीचे तो बता देते हैं। एक का नाम संदीप किरण था, एक का नाम गिरीश कठारिया।
दो लोग खेल रहे थे, हमारी बैच के थे वो, फर्स्ट ईयर के, दो लोग खेल रहे यार। जब उनका खेल देखा, थोड़ी देर देखा और बल्ला लेके वापस आ गए, चुपचाप वापस निकल आए कि यार गलती से अगर इन्होंने हमें खेलते हुए देख लिया तो कहीं हंसने लगेंगे। पता किया कि ये दोनों कौन, पता चला एक नेशनल जूनियर चैंपियन था, एक नेशनल जूनियर चैंपियन रनर अप था। दोनों दोस्त थे जो हमारे साथ पढ़ते थे, बी आर्किटेक्चर के दो स्टूडेंट थे। इस लेवल के लोगों के साथ खेलो ना यार। ये गली मोहल्लों में बल्ला लेके टहलना, ये टाइम पास करना, इसमें सिर्फ 2 साल की मेहनत है, लेकिन वो लेवल जो मिलेगा आप सोच नहीं सकते। कैरम, ऐसे एक और एग्जांपल, अगर टाइम है तुम्हारे पास, टाइम हो गया तुम्हारा, 1 मिनट और रुक जाओ। कैरम की बात कर रहा हूं, मुझे कैरम का भी शौक था, इंडोर गेम्स में कैरम का बड़ा शौक था, ठीक, तो अच्छा खेल लेते थे, मजा आता था ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन अब जैसे बाद में जब जॉब वॉब में आ गए, तो जॉब में आने के बाद ऐसे दिल करा कि भाई दोस्त वोस्त रहते हैं घर वर में, कैरम वैरम खेलेंगे, तो कैरम खरीद के लाते हैं। तो जॉब में आने की बात कर रहा हूँ, बाद की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली वैली में कैरम ढूंढा, बहुत ढूंढा, तो एक कहने के लिए उनके हिसाब से बहुत ढूंढने के बाद एक बड़ा अच्छा कैरम मिल के आया, बड़ा अच्छा, बड़ा महंगा कैरम खरीदा हमने, का बड़ा मजा आया। मैं तुम्हें बता रहा हूं उस कैरम का, जिसको ये दिल्ली में ये कहा जा रहा था कि बड़ा अच्छा कैरम है, ये आपको इससे अच्छा यहाँ नहीं मिलने वाला है, बेस्ट कैरम ये वो कह के जो बेचा, स्टैक का, फलाना का, पता नहीं किसका, सब कह के बेचने के बाद, उसके बाद भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस कैरम पर हम बैठकर कोल्ड ड्रिंक गिरा कर देते थे, हम जिस पर नमकीन फेंक दिया करते थे, समोसा गिरा दिया करते थे, उसके लेवल पर 10 टाइम्स खराब कैरम था, जिसको वो टॉप कैरम कहते थे। ये स्टैंडर्ड है आईटी का। आप सोचिए, आप इस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं जिसकी आप सोच रहे हैं। 1000 रुपए 2000 रुपए आपसे पूल के पैसे लिए जाते हैं, वहां बिलियर्ड टेबल में लेट जाइए पूरे दिन, एक आदमी कुछ नहीं कहेगा। हाँ, कोई खेलने वाला आएगा तो उठा देगा, खेलो खेलने दो हमें बस, अदरवाइज जो दिल करे कर सकते हैं। आप सोचिए लेवल। अगर ऐसे किसी जगह पर जाना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स की जरूरत है, और उसमें कोई डाउट नहीं है। वो एफर्ट छोटे मोटे नहीं हो सकते, वो इतने बड़े एफर्ट्स होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और वाकई में नहीं सोच सकते, मतलब समझ लो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज मिलने जा रही। पैसे वैसे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सर पैसे क्या मिलेंगे, नौकरी क्या मिलेगी, कितने मिलेंगे, ये सब छोड़िए, वो तो बात की बातें यार, वो तो 4 साल बाद पता चलेगा तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन ये सोचो कि यार जो बच्चे के लिए चाहिए, जो सेक्रीफाइसेस करके वो वहां गया है, उस सेक्रीफाइसेस के कितने फोल्ड्स फायदे मिलने वाले आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मेरा जो मानना है ना, कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर पढ़ाई में बहुत दर्द है, टीवी छोड़ना पड़ता है, मोबाइल छोड़ना पड़ता है, खेल कूद छोड़ना पड़ता है, दोस्ती यारी छोड़नी पड़ती है, तो बस आप समझ लीजिए कि अगर वाकई में आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और ऐसा छोड़ रहे हैं, तो जिस चीज के लिए छोड़ रहे हैं ना, वो इतने गुना करके वहां मिल जाएगी कि आप सोचेंगे यार बहुत अच्छा हुआ छोड़ दिया, क्योंकि वरना ये चीज नहीं देख पाते, ये जो मिल रही है ये चीज नहीं देख पाते। तो मेरा सजेशन ये है कि जो बच्चे सीरियस हैं वो सही हैं, वो ये ना सोचें कि सर और तुम्हें भी ऐसा लगता है, हम तो जब तैयारी करते थे हमें तो ऐसा ही लगता था कि हमसे ज्यादा खराब जिंदगी किसी की नहीं। जब हम आसपास के लड़कों को देखते थे, आसपास की लड़कियों को देखते थे, हमारी एज के जो लोग होते हैं, यार क्या मस्ती हो रही है यार, मस्त घूमते फिरते रहते हैं, साला कोई पढ़ाई नहीं, कोई माँ बाप की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा लगता था यार हम क्या जी रहे हैं, मतलब ऐसा लगता था कितनी खराब जिंदगी है हमारी। पेरेंट्स भी डंडा कर रहे हैं, उधर टीचर भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिर जब बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो पता चलता है बहुत अच्छा हुआ कि हमने अपनी लाइफ को ऐसा 2 साल के लिए बना दिया था। उसके बाद जो आज लाइफ मिल रही है, उसमें गलती से भी अगर आप बाहर निकल गए आईआईटी की टी शर्ट पहन के, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भैया 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 कहां से आए, हमें भी पढ़ा दीजिए, हमें भी बता दीजिए। तो वो जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग का कोई मुकाबला नहीं। मतलब आप जो कर रहे हैं वो आपका आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए आप एक ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं। आप चप्पल पहन के बाहर निकल गए तो बस आप समझ लीजिए कि ये ट्रेंड है। कोई ये नहीं कहेगा अरे साला चप्पल पहन के पार्टी में आ गया, लोग कहेंगे आईटीएन है, अरे यार चप्पल, समझ लो कोई कुछ, लेकिन मतलब तुम समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज दैट वो एक मतलब समझ लो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज वो जो कर रहा है वही सही। इससे पहले तक, सिलेक्शन से पहले तक क्या लगेगा, सिलेक्शन से पहले तक बस एक ही चीज लगती रहती है, यार वो बच्चे वो बाइक में घूम रहा है, देखिए वो बड़े बड़े बाल, वो मस्ती काट, अभी ये लगेगा। बाद में सब आपको ही सिर्फ देखेंगे, चाहे आप जो कर रहे हो सब आपको देखेंगे। मतलब आप गाली गलौज भी कर रहे हैं तो लोग ऐसे मुस्कुराते। और ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम ये महसूस कर चुके हैं और बहुत हाल फिलहाल भी कर चुके हैं, और हमने दूसरे बच्चों को जो आईटीएन उनको देखा भी है। कभी आईटी दिल्ली की तरफ जाओ, जो मेट्रो चलती है उसमें आईटी दिल्ली के बच्चे चलते हैं, तुम उसको देखोगे तुम्हें समझ में आएगा उनकी बातचीत ऐसी लफाड़ी, हाफ पैंट पहना हुआ है, कोई चप्पल पहना हुआ है, वही जैसे होते हैं लड़के हॉस्टल में रहने वाले। लेकिन जब उनकी बातें होती है तो सारे वो लोग सब देख रहे होते हैं, तो लोग क्या ऐसा क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं क्यों, क्योंकि आईटी ने पीछे आईटी दिल्ली लिखा, जहां पीछे आईटी दिल्ली लिखा लोग मस्त हो गए। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बोलना चाह रहा हूं, जो लोग कोशिश करना चाह रहे हैं वो सही, एक तो सही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों, चाहे आईटी हो चाहे मेडिकल, बिल्कुल सही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और टारगेट भी बिल्कुल सही लेके चल रहे हो। लेकिन सिर्फ कमी एक है, अगर एफर्ट्स में कमी रह गई तो मिलेगा कुछ नहीं।
बस ये फिर क्या लगेगा कि इससे अच्छा तो खेल ही लेते ना। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो आवारागर्दी कर रहा है, ये तो मानते हो। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो स्कूल नहीं जाता, सर ज्यादातर लोग स्कूल ही जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जो स्कूल के एग्जाम्स नहीं दे रहे, सर स्कूल के एग्जाम्स भी दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ाई थोड़ी बहुत नहीं कर रहा है, सर थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती। अरे तो जब मस्ती तुम्हारी नहीं चल रही, जिंदगी आज भी तुम सब मानते हो कि खराबी चल रही है, ये सारे लोग मानते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा एक हाथ कढ़ाई तेल में और एक घी में, क्या होता है वो एक कहावत होती है ना, सर बड़ा मजा ही आ रहा है ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा। तो जब किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा और सब ये मानते हैं सर लाइफ ऐसी लल्लू टाइप की चल रही है, तो इसको और लल्लू बना दो। 1-1.5 साल की बात है, ऐसा कुछ मिल जाएगा कि सोच भी नहीं सकते आप। ऐसा कुछ मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए भाई मेरा तो मानना यही है, मतलब हमको जो कर चुके हैं या जो थोड़ा कम किया था हमने, बाकी अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर बोलते हैं यार एक बार जाके देखो मजा आ जाए, सिर्फ जाके देखो मजा आ जाए, सिर्फ देख मजे के लिए चले जाओ। हम तो कहते हैं सिर्फ मत करना नौकरी, मत करना कुछ, जो दिल करे कर लेना, लेकिन एक बार बस 4 साल गुजार के आओ, मजा आ जाएगा। तो बहरहाल आज बड़ा टाइम बर्बाद हो गया, अगली क्लास में फिर बात करते हैं। तो ये बोर मॉडल की जो तीनों एनर्जी फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इनके और आगे फॉर्मूले जैसे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन वगैरह सब निकाल के इसको वाइंड अप करें, ठीक है ना, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में सर नोट्स अपलोड। हाँ नोट्स अपलोड कर देते हैं। लास्ट क्लास के हो गए? यस सर। ठीक है, तो इसके भी कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।